हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारी एन्यूटीज़ की 3 क्लासेस हो चुकी हैं। पहले में मैंने आपको एन्यूटीज़ का मीनिंग समझाया था, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू के बारे में बात की थी। सेकंड क्लास में मैंने आपको फ्यूचर वैल्यू कंप्यूट करना, उसके तीनों पॉइंट्स, उसका लॉजिक, फार्मूले की डेरिवेशन और तीसरा की फार्मूला, ये तीनों आपके साथ डिस्कस किए थे और कुछ एग्जाम्पल भी कर लिए थे। तीसरी क्लास में मैंने प्रेजेंट वैल्यू का लॉजिक, प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूले की डेरिवेशन और उसका फार्मूला आपके साथ डिस्कस किया था और कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए थे। आज हम कुछ छोटी छोटी चीजें हमारी पेंडिंग है, उसको हम कंप्लीट करेंगे और फिर जो क्वेश्चंस है वो आपको होमवर्क को दिए जाएंगे। जो क्वेश्चंस आप पूछोगे वही क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपका वो होमवर्क रहेगा। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है, आइए देखते हैं। यहां से शुरू करना, सिंकिंग फंड से शुरू करना। ये मैं मिटा देता हूं ताकि मुझे डिस्कस करने के लिए जगह की जरूरत होगी। तो यहां से, यह आपने सब नोट किया हुआ है। ये भी मिटाना पड़ेगा। इसको भी चलिए। सिंकिंग फंड से शुरू करते हैं। पहले मैं आपको मतलब समझाऊंगा कि सिंकिंग फंड का मतलब क्या होता है, फिर हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि सिंकिंग फंड के केस में प्रेजेंट वैल्यू लगेगी या फ्यूचर वैल्यू लगेगी। ठीक है, तो आइए। सिंकिंग फंड, कुछ बच्चों ने जो पंजाब बोर्ड में थे उन्होंने सिंकिंग फंड पढ़ा भी हुआ है, उन्होंने सिंकिंग फंड के बारे में उनको जानकारी है। देखिए, सिंकिंग फंड का जो कंसेप्ट है वो ये है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड है और कई केसेस में एसेट परचेज से भी रिलेटेड होता है। सपोज कीजिए आपके पास डिबेंचर्स है, मान लीजिए डिबेंचर्स का मतलब आप सब जानते हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो डिबेंचर पता होंगे। आपके पास 1 करोड़ के डिबेंचर्स हैं, आपने रिडम्पशन करनी है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आफ्टर 10 ईयर्स। आप 10 साल बाद उस डिबेंचर की रिडम्पशन करना चाहते हो और जो उसका सोर्स है ऑफ जो रिडम्पशन है, आउट ऑफ प्रॉफिट करना चाहते हो। आपको मालूम है कि जो डिबेंचर की जो रिडम्पशन है वो प्रॉफिट में से भी हो सकती है और कैपिटल में से भी हो सकती है। ठीक है, हालांकि प्योरली कैपिटल में से नहीं हो सकती है। तो
प्रॉफिट में से आप 100% रिडम्पशन कर सकते हो, आपने पढ़ा होगा प्लस 2 में। अब इसकी रिडम्पशन करने के लिए मुझे 10 साल बाद 1 करोड़ रुपया चाहिए होगा, तो मैं क्या डिसाइड करता हूं, मैं सोचता हूं कि इट्स नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल कि 10 साल बाद एकदम 1 करोड़ रुपया लेके आऊंगा और मैं रिडम्पशन कर दूंगा, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। क्यों ना मैं अभी से ही कुछ पैसा जोड़ना शुरू कर दूं, ताकि फ्यूचर में उस पैसे को साथ के साथ इन्वेस्ट करना शुरू कर दूं, ताकि फ्यूचर में जाकर जब 10 साल पूरे हो वो पैसा 1 करोड़ रुपया बन जाए, उस इन्वेस्टमेंट को मैं बेचूं और फिर वो 1 करोड़ रुपए से मैं डिबेंचर की रिडम्पशन कर दूं। ये पूरे प्रोसेस को सिंकिंग फंड बोला जाता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक फंड तैयार किया जाता है जिसमें पैसा डाला जाता है, उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, अगले साल फिर पैसा डाला जाता है, फिर उसको इन्वेस्ट किया जाता है, अगले साल फिर पैसा डाला जाता है, फिर उसको इन्वेस्ट किया जाता है। ऐसा हर साल तक किया जाता है जब तक लास्ट ईयर आ नहीं जाता, और लास्ट ईयर में सारी इन्वेस्टमेंट को बेच के उस डिबेंचर की रिडम्पशन कर दी जाती है। तो इसी को सिंकिंग फंड बोलते हैं। तो मतलब सपोज कीजिए ये आपके 10 साल है, आज आप डिसाइड करते हो जीरो पीरियड पे कि हर साल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आप हर साल क्या करोगे, आप हर साल कुछ पैसा फंड में डालोगे और वहां से वो पैसा इन्वेस्ट करोगे। हर साल वो पैसा फंड में डालोगे और वहां से वो पैसा इन्वेस्ट करोगे अगले 9 सालों के लिए। यहां पर पैसा डालोगे, वो पैसा इन्वेस्ट करोगे अगले 8 सालों के लिए। यहां पर पैसा डालोगे, वो इन्वेस्ट करोगे अगले जितने भी 7 सालों के लिए, जितने भी ईयर बनेंगे। यहां पर पैसा करोगे, उसको इन्वेस्ट करोगे इस इतने पीरियड के लिए। यहां पर पैसा डालोगे, उसको इन्वेस्ट करोगे, यहां पर पैसा डालोगे, उसको इस पीरियड तक के इन्वेस्ट करोगे। यहां पर पैसा डालोगे, उसे इस पीरियड तक के लिए इन्वेस्ट करोगे। यहां पर पैसा डालोगे, उसे इस पीरियड तक के लिए इन्वेस्ट करोगे। और यहां पर पैसा डालोगे, उसे इस पीरियड के लिए इन्वेस्ट करोगे। और 10वें पीरियड में जो पैसा डालोगे उससे आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सारी इन्वेस्टमेंट यहां इकट्ठी हो जाएगी और यहां पर उस इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे, बेच देंगे। और जो पैसा आएगा उससे हम लोग अपने डिबेंचर्स को, जो अपने डिबेंचर बेसिकली लोन होता है, उस लोन की आपने रीपेमेंट कर देनी है। और जो ये पैसा आप इन्वेस्ट करोगे वो सेम अमाउंट का होगा। तो बेसिकली ये यहां पर एन्युटी की एप्लीकेशन हो जाती है। तो यहां पर 3 चीजें आ गई, एन्युटी भी है। एन्युटी कौन सी होगी, ऑफ कोर्स रेगुलर होगी, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट भी है, यानी कि इंटरेस्ट भी है एट रेट ऑफ, मान लीजिए 10% है। तो आपको निकालना क्या है, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो सिंकिंग फंड का जो केस होता है वो एन्युटी का केस होता है, क्योंकि जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करोगे हर साल वो हम सेम कैलकुलेट कर लेते हैं कि उस पैसे को आपने इन्वेस्ट करना है और वो रिमेनिंग पीरियड के लिए इन्वेस्ट हो जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, और जब वो पीरियड एंड हो जाएगा, जब आपने रिडम्पशन करनी है, तो वो आपका फ्यूचर वैल्यू आपको कंप्यूट करनी होगी। उस समय आप वो पैसा आ जाएगा और आपने वो रिडम्पशन कर देनी है। तो सिंकिंग फंड इज एप्लीकेशन ऑफ रेगुलर एन्युटी एंड वहां पर हमें कंप्यूट करनी होती है फ्यूचर वैल्यू। आइए पढ़ते हैं। It is a fund created for a specific purpose by way of sequence of periodic payment over a time period at a specified interest rate। अच्छा, एक चीज और बताऊं कि सिंकिंग फंड का संबंध सिर्फ डिबेंचर से नहीं है। सिंकिंग फंड किसी एसेट को खरीदने के लिए भी हो सकता है कि भाई आपने 10 साल बाद एक एसेट खरीदना है, उस एसेट को खरीदने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी और आपको ऐसा लगता है कि आप 1 करोड़ रुपया उस समय इकट्ठा नहीं कर पाओगे, तो क्यों ना अभी से एक इंस्टॉलमेंट जोड़नी शुरू कर दे, उसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, ताकि 10 साल बाद वो या जितने भी पीरियड बाद आपको पैसा चाहिए वो पैसा आपको उतना मिल जाए। तो जहां पर उसके लिए एक फंड क्रिएट करोगे, जहां पर वो पैसा डालोगे और जहां से वो पैसा इन्वेस्ट करोगे, उसी को सिंकिंग फंड बोलते हैं। ज्यादातर केसेस में सिंकिंग फंड को रिलेट किया जाता है रिडम्पशन के पर्पस के लिए, डिबेंचर की रिडम्पशन के लिए, लेकिन सिंकिंग फंड किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट हो सकता है। कई बार इंश्योरेंस कंपनी भी के केस में भी हम लोग सिंकिंग फंड को पढ़ते हैं। तो मतलब सॉरी, इंश्योरेंस कंपनी के केस में नहीं पढ़ते हैं हम लोग, एसेट के परचेज के केस में, डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट में सिंकिंग फंड को पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन के केस में एक सिंकिंग फंड, लीज के केस में भी हम लोग सिंकिंग फंड को कई बार पढ़ लेते हैं, एसेट खरीदने के बारे में जब बात होती है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, इट इज ए फंड क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। बाय स्पेसिफिक पर्पस कोई भी पर्पस हो सकता है, बाय वे ऑफ सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स, एन्युटी है, पीरियोडिक है,
ओवर ए टाइम पीरियड है, एट ए स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इट इज कंप्यूटेड इन द सेम वे एज फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्यूटी। जिस तरीके से आपकी रेगुलर एन्यूटी कंप्यूट होती है उसी तरीके से आपको इसको भी कंप्यूट करना है। एग्जाम्पल दिया है, आइए देखते हैं। चलिए, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू अक्यूमुलेट 3 लाख एट द एंड ऑफ 10 ईयर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 10%। देखिए, सिंकिंग फंड का क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट टू बी रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन एवरी ईयर, यानी कि क्वेश्चन आपसे एन्यूटी के बारे में पूछ रहा है कि आपकी एन्यूटी की अमाउंट कितनी होगी। अगर आपको फ्यूचर वैल्यू यानी कि फ्यूचर में 3 लाख रुपया चाहिए, 3 लाख ही है ना, बिल्कुल, और आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर उसको इन्वेस्ट करना है, तो मतलब फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल है आपका, एग्जांपल 3 लाख आपके पास ऑलरेडी है। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला रेगुलर है, एन्यूटी आपको चाहिए 1 + 0.10 की पावर 10 -1 अपॉन 0.10। आपके पास ये सब चीजें पता है, 3 लाख आपको फ्यूचर वैल्यू पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है 10% है, और आपको जो टर्म है वो पीरियड्स हैं वो 10 हैं, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूले में ये बाकी सब मैंने लगा दिया, आपको उसको सॉल्व करना है और एन्यूटी की वैल्यू निकालनी है, वही आपकी एन्यूटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमने सिंकिंग फंड को कर लिया है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, लीजिंग। लीजिंग का मतलब होता है कि किसी एसेट को लीज पे ले लेना। को आपको एसेट चाहिए, अब एसेट खरीदने में 2 ऑप्शंस होती हैं। जब आप एसेट चाहिए, फिक्स एसेट चाहिए, मान लीजिए आपको कोई बिजनेस करना है, उसके लिए आपको मशीन की जरूरत है, आपको बिल्डिंग की जरूरत है, या आपको कोई और इक्विपमेंट चाहिए जो कॉस्टली है। उसमें आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं, एक आप उसको बाय कर लो, लोन लेके। एक मिनट, आप उसमें लोन लीजिए, लोन लेके आप उसको क्या कर लीजिए, बाय कर लीजिए। एक ऑप्शन तो ये है कि आप लोन लीजिए, लोन लेके आप उसको बाय कर लीजिए। दूसरी ऑप्शन है कि आप उस एसेट को लीज पे ले लीजिए, किसी पे लीज पे मतलब ठेके पे ले लेना, आप उसके लिए लीज रेंट पे कर दोगे, पेमेंट ऑफ लीज रेंट। जब तक आपके पास वो एसेट रहेगा आप उसके लिए लीज रेंट पे करोगे। आपको डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगी, ये वाली बेटर रहेगी और ये वाली बेटर रहेगी। यहां पर लीज के केस में जो लीज रेंट होता है, रेंट आप पे करते हो, वो एक एन्यूटी की शेप में होता है। लीज रेंट जो होता है वो आपकी एन्यूटी की शेप में होता है, इसलिए यहां पर एन्यूटी की एप्लीकेशन है। जो लीजिंग का टॉपिक है बेसिकली वो एसेट से खरीदने या उसे लीज पे लेने से संबंधित टॉपिक है। आपको कोई भी इक्विपमेंट चाहिए, कोई भी बड़ा फिक्स एसेट चाहिए जो बहुत ही कॉस्टली होगा, आप चॉइस करना चाहते हो कि भाई मैं उसको खरीद लूं, लोन लेके खरीद लूं, या फिर उस एसेट को लीज पे ले लूं। लीज मतलब किस्तों पे, मान लीजिए अगर आपको लीज का टर्म क्लियर नहीं हो रहा, आप ले लीजिए और उसकी किस्तें पे कर दीजिए, लीज रेंट पे कर दीजिए। जो यहां पर लीज रेंट होगा वो आपकी एन्यूटी की शेप में होगा, इसलिए लीजिंग के केस में एन्यूटी की एप्लीकेशन है। ये जो एन्यूटी का कंसेप्ट है आपको मदद करेगा आपको ये डिसाइड करने में कि भाई आपको खरीदना चाहिए कि आपको लीज पे लेना चाहिए। तो कैसे,
आप लीजिंग के केस में ये देखोगे कि आप जो पेमेंट कर रहे हो, लीज रेंट पे कर रहे हो, एन्यूटीज पे कर रहे हो, उसकी वैल्यू कितनी बनती है। यानी कि जो लीज रेंट आप पे कर रहे हो, सपोज करो आप लीज रेंट पे करते हो, रेंट एल, आप उसे पे करोगे टाइम पीरियड 10 सालों के लिए पे करोगे, और मार्केट में इंटरेस्ट ऑन लोन है, अगर मैं लोन लेता था तो इंटरेस्ट ऑन लोन का जो है वो 10% है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको वो एसेट लीज पे लेना चाहिए या उसे खरीदना चाहिए। तो एक काम करते हैं, जितना भी आप लीज रेंट पे करोगे उसकी आज की वैल्यू कंप्यूट करके देख लेते हैं। जितना भी आप लीज रेंट पे करोगे, आपने लीज रेंट यहां पे करना है। ऑफ कोर्स लीज रेंट भी एक पीरियड के बाद पे होता है, तो रेगुलर होती है ये भी। आप यहां पे करोगे, आप यहां पे करोगे, आप यहां पे करोगे, आप यहां पे करोगे, करते करते आप 10 लीज रेंट पे करोगे। तो इसकी आज की वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी बनती है, डिस्काउंटिंग करके 10% के ऊपर। रेट मार्केट में 10% चल रहा है, अगर मैं लोन लेता हूं तो 10% पे लूंगा, तो मैं इसकी आज की वैल्यू कंप्यूट कर लेता हूं कि भाई इस लीज रेंट की आज की वैल्यू क्या बनेगी। निकालने के बाद हमें इस लीज की टोटल, जितना आप लीज पे करोगे, लीज रेंट पे करोगे, उसकी हमें आज की वैल्यू पता लगी इस तरीके से कि हमने कितना लीज रेंट पे करना, और फिर आप कॉस्ट ऑफ एसेट से उसे कंपेयर करोगे। कंपेयर, अब कॉस्ट ऑफ एसेट भी आज का है, कंपैरिजन करना देखो मुश्किल हो गया ना। अदरवाइज अगर आप प्रेजेंट वैल्यू ना कंपेयर करते तो निकालते ना, तो आप कंपेयर ना कर पाते, क्योंकि जो कॉस्ट है वो आज की है, जो आप खरीदोगे वो आज की कीमत पर खरीदोगे, और लोन आप किस्तों में पे कर रहे हो, लीज रेंट आप किस्तों में पे कर रहे हो। तो चीजों को कंपेयर करने के लिए दोनों को एक जगह के ऊपर लाना पड़ेगा। तो आप जो कॉस्ट है उसकी तो आप फ्यूचर वैल्यू नहीं निकालोगे, किस्तें करोगे नहीं उसकी। आप क्या करोगे, जो लीज रेंट है उसकी आज की वैल्यू निकाल लोगे। अब कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट की वैल्यू भी आज की है, और लीज रेंट की भी आज की वैल्यू आ गई हमारे पास, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब आज की वैल्यू आ गई। फिर हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे, जो सस्ती ऑप्शन रहेगी उस पर हम खरीद लेंगे या लीज रेंट पे बाय कर लेंगे, जो भी होगा। कंपेयर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट and compare with the cost of asset. Accept the cheaper option. एक मिनट जी, आपको चीपर ऑप्शन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो यहां पर एन्युटी की इस तरीके से एप्लीकेशन होती है कि अगर आपके पास फिक्स एसेट है तो उस पर आपके पास दो ऑप्शंस है, आप उस एसेट को खरीद लीजिए, लोन लेके खरीदोगे, और यहाँ उसके लिए लीज रेंट पे कर दीजिए। तो आपको दोनों को कंपेयर करना है। किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए दोनों को एक जगह के ऊपर लाना बड़ा जरूरी होता है। अब लीज रेंट फ्यूचर में किस्तों में पेमेंट करने की बात कर रहा है, और कॉस्ट ऑफ एसेट आज की वैल्यू है। तो एक काम करते हैं, उस लीज रेंट की आज की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो हम निकाल पाएंगे प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट यूज करके। तो हमने निकाल ली, और फिर कंपेयर कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट के साथ और लीज रेंट के साथ। उनमें से जो भी आपके लिए सस्ता पड़ेगा आप उस पर वो काम करोगे। तो या तो लीज पे ले लोगे या फिर आप उसको खरीद लोगे लोन लेके। और जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये लोन का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कंपैरिजन यहां पर हो जाएगा। तो ये यहां पर एन्युटी की एप्लीकेशन इस तरीके से। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लीजिंग इज फाइनेंशियल अरेंजमेंट अंडर विच द ओनर ऑफ द एसेट अलाउ द यूजर ऑफ द एसेट। जो ओनर है यानी कि जो एसेट देता है वो लेजर होता है, और जिसको एसेट चाहिए होता है, अगर हम एसेट लीज पे लेंगे तो हम लेजी कहलाएंगे। ठीक है, लेजी टू यूज द एसेट फॉर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, लीज पीरियड
फॉर ए कंसीडरेशन, जिसको हम लीज रेंटल बोलते हैं, पेबल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आपको लीज रेंट पे करना पड़ेगा, यानी कि लेजी हम होंगे और लेजर कौन होगा? जो बंदा हमें लीज पे एसेट देगा, हम उस एसेट का इस्तेमाल करेंगे फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, उसके बदले में हम क्या पे करेंगे? उसके बदले हम लीज रेंट पे करेंगे, ठीक है। दिस इज अ काइंड ऑफ टेकिंग एन एसेट ऑन रेंट। इस तरीके से जैसे आप रेंट पे ले लेते हो उसी तरीके से है। इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन रिगार्डिंग वेदर टू गेट एन एसेट, और गेट एन एसेट का मतलब होता है ऑन लीज और बाय एन एसेट। तो ये एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि दो डिसीजन में से एक डिसीजन है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि अगर मैं एक डिसीजन ले लेता हूं तो मुझे दूसरा डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा। अगर मैं खरीदने का डिसीजन लेता हूं तो मुझे लीज पे एसेट नहीं लेना पड़ेगा, और अगर मैं लीज पे एसेट लेने का डिसीजन लेता हूं तो मुझे वो एसेट खरीदना नहीं पड़ेगा। तो दोनों में से एक डिसीजन लेना है, दूसरा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, तो उसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन लेते हैं। बहुत सारे डिसीजन में जब आप एक ऐसा डिसीजन ले लेते हो, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास 10th के बाद +1 में जाने के लिए कॉमर्स की ऑप्शन थी, आर्ट्स की ऑप्शन थी और साइंस की ऑप्शन थी, और आपने कॉमर्स की ऑप्शन चुन ली तो ऑटोमेटिकली दूसरी ऑप्शन खत्म हो गई है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन था, जिसमें अगर आप एक ऑप्शन चुन लेते हो तो उसके ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जितनी भी होती हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती हैं। इसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शन बोलते हैं। तो कहता है इट इज ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन रिगार्डिंग वेदर टू गेट एन एसेट ऑन लीज और टू बाय एन एसेट। Decision regarding whether lease agreement is favorable can be seen by comparing present value of all the lease payment and purchase price of the asset. Compare किसको करना है? Present value of all the lease payment, जितनी भी आपकी लीज पेमेंट है उनकी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट कीजिए, ठीक है, और उसे परचेज प्राइस ऑफ एसेट के साथ क्या करिए? कंपेयर कीजिए। दोनों में से जो भी सस्ता आएगा वो कर लोगे। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट लीज payment is less then it's purchase cost, then only that only we get then only we get asset on lease। अगर हमें लगता है कि लीज रेंट की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कम है तो हम उस पे लीज पे ले लेंगे। तो ये आपके पास एग्जांपल है, मैं पढ़ देता हूं इसको भी, एक मिनट। चलिए यहां पर एबीसी लिमिटेड वांट टू लीज आउट एन एसेट कॉस्टिंग 3,60,000 फॉर 5 ईयर। हम एक कॉस्ट है, एक एसेट की कॉस्ट हमें मालूम है, कॉस्ट ऑफ एसेट 3,60,000, ठीक है, फॉर ए 5 पीरियड। It has a fixed rental of 1,05,000 per annum payable annually starting from the end of the first year. Starting from the end of the first year. End of the first year. तो मतलब regular annuity है. Suppose rate of interest is 14% per annum compounding annually on which money can be invested by the company. Is the agreement is favorable to company or not? देखिए कंपनी के लिए बोल रहा है, तो आइए प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको लीज रेंटल पता है 1,05,000, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 0.14 माइनस 5 अपॉन 0.14। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। आप कंपेयर कर लीजिए, जो भी चीपर होगा वो आप कर लोगे। अगर आपको लगता है कि कॉस्ट लीज रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा पड़ रही है तो खरीद लेंगे, और अगर आपको लगता है कि जो लीज रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू कम पड़ रही है तो हम लीज रेंट पे ले लेंगे, जो भी होगा, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, ए कंपनी इज कंसीडरिंग ए प्रपोजल ऑफ परचेजिंग ए मशीन आइदर बाय मेकिंग फुल पेमेंट ऑफ 4,000 or by leasing it for 4 years at an annual rent of this. Which course of action is preferable if the company can borrow money at 14% compounded annually? देखो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि यहाँ पर उन्होंने बोला इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ पे बोरो की बात की है। देखो इस केस में कंपनी के पास पैसा था, उसे लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे 3,60,000 वो अपनी जेब से खर्च कर सकती है। तो अगर वो 3,60,000 खर्च करती है तो उस पैसे को वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर वो लीज पे लेगी तो उस पैसे को वो इन्वेस्ट कर देगी, इसलिए वहां पे इन्वेस्टमेंट की बात
की गई है। अगले केस में लोन लेने की बात की गई है कि अगर आप एसेट खरीदना चाहते हो तो आपको लोन लेना पड़ेगा और लोन 14% पे मिलेगा, या फिर आप लीज पे उसको ले लीजिए, एसेट को खरीद लीजिए। तो दोनों में जो रेट है उसका लॉजिक सेम ही है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 14% है। मतलब आप चाहे इन्वेस्ट करोगे तो वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट का नुकसान होगा, जो इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट आएगा। अगर आप खरीद रहे हो तो मुझे वो जो पैसा इन्वेस्ट कर सकता था वो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वहां मुझे 14% का नुकसान होगा। और अगर मैं लोन लेता हूं तो वहां पर भी, अगर मैं खरीदता हूं लोन लेके, तो वहां पर भी मुझे 14% का नुकसान होता है, क्योंकि वहां मुझे ब्याज पे करना पड़ेगा। पैसे का ना आना भी तो नुकसान ही होता है ना। पैसा आप 14% ब्याज दे रहे हो तो भी नुकसान है, और अगर 14% ब्याज इन्वेस्टमेंट से ना आए वो भी नुकसान है। तो इस चीज को कंफ्यूज नहीं करना। अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट का रेट दे रखा है तो भी आपको वही रेट उठाना है, अगर उन्होंने लोन का रेट दे रखा है तो वही आपको, इन दैट केस भी आपको वही उठाना है। तो सेम ही एग्जांपल है कि आप खरीदोगे तो 4000 का खरीदोगे, और अगर आप लीज पे लोगे तो 1250 आपकी लीज रहेगी 4 ईयर की। ठीक है, तो आपको बताना कि आपको क्या करना है। तो 1250 की आपकी लीज एन्यूटी है 4 साल की पीरियड के लिए, और रेट 14% है। आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट कर लीजिए, और वो करके 4000 आपकी कॉस्ट है, आप उसके साथ कंपेयर कर लीजिए, जो भी सस्ता होगा आप वो कर लीजिए। ठीक है, इसके साथ ही आपका लीजिंग का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का टॉपिक है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या कोई एसेट खरीद रहे हो। जब आप कैपिटल यानी कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जब आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप दो चीजें चेक करते हो। उसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट लगा लो चलो, या इन्वेस्टमेंट कर लो, और दूसरा ये कि उससे रिटर्न क्या आएगी। एक मिनट जी, फ्रॉम एक्सपेंडिचर दो चीजें हैं। आप उस एसेट को खरीदोगे, उसकी कॉस्ट क्या है, और दूसरी तरफ उससे मिलने वाली रिटर्न क्या है। आप इन दोनों को कंपेयर करके ही इन्वेस्टमेंट करते हो, समझ रहे हो ना। आप इन दोनों को कंपेयर करके ही इन्वेस्टमेंट करते हो कि आपने एक एक्सपेंडिचर किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब आपने ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स की हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो दो चीजें हमेशा बिजनेसमैन के दिमाग में होती हैं, एक कि वो कितना खर्चा कर रहा है, और दूसरा कि उसको रिटर्न क्या मिलेगी। दोनों चीजों को कंपेयर करके, इवेल्युएट करके जो इन्वेस्टर होता है वो डिसीजन लेता है। अब कॉस्ट तो हमें आज की पता होती है, लेकिन जो आमदन होती है वो फ्यूचर में मिलनी होती है। जो आमदन होती है वो आपको क्या करनी होती है, फ्यूचर में मिलनी होती है। कॉस्ट आपकी जेब से आज ही लग जाती है। तो आप कंपेयर कैसे करो, जब तक दोनों चीजें, जैसे कि मैंने पिछले टॉपिक में भी बताया, जब तक दोनों चीजें सेम पीरियड को बिलोंग ना करती हो उनको कंपेयर करना मुश्किल होता है। जब तक दोनों चीजें सेम पीरियड को बिलोंग ना करती हो तब तक उनको कंपेयर करना मुश्किल होता है। तो उनको सेम लेवल पर लाने की जरूरत है। अब कॉस्ट आज की वैल्यू है, आज टुडे आपके पास आज की वैल्यू होती है जीरो पीरियड पे, और जो रिटर्न आती है वो फ्यूचर में मिलती है। तो कैसे पता चले, कंपेयर कैसे करें। जब तक कंपैरिजन नहीं पता चलेगा तब तक हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो रिटर्न की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। कंप्यूट, प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल रिटर्न्स, treating return as regular annuity।
क्योंकि जो रिटर्न है वो पीरियड के एंड पे मिलना शुरू होती है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हो, मान लीजिए यहाँ पर आपने 0 पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर दिया 1 लाख रुपया, आपको 5 साल में उसको उस प्रोजेक्ट में रिटर्न देनी है, तो वो रिटर्न जो आएगी वो इस पीरियड में आएगी, इस पीरियड में आएगी, इस पीरियड में आएगी, इस पीरियड में आएगी, इस पीरियड में आएगी। 5 साल की लाइफ है, तो 5 साल में उसको रिटर्न मिलेगी। और मान लीजिए रिटर्न की जो अमाउंट है, जब आप प्रिडिक्ट करते हो ना, तो रिटर्न की अमाउंट हमेशा आप कांस्टेंट मान लेते हो। तो ये जो रिटर्न है, ये वाली चीज ना, ये आप देखो ये एन्युटी के फीचर पूरा कर रही है। एक तो ये पीरियोडिक है, हर साल मिल रही है आपको, हर पीरियड के बाद मिल रही है, और दूसरी ये सेम अमाउंट की है, और तीसरा ये फिक्स ड्यूरेशन के लिए मिल रही है। तो ये क्या बन जाता है आपका, ये बेसिकली आपका एन्युटीज बन जाता है। और जब ये एन्युटी बन गया तो आपको कंपैरिजन करना है। तो एक काम करते हैं, इसको, इसकी वैल्यू तो पता ही है, तो इसकी यहां पर वैल्यू निकाल लेते हैं और कंपेयर कर लेते हैं। तो यानी कि यहां पर भी आपको जो आमदन है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करने पड़ेगी रेगुलर एन्युटी ट्रीट करके, और फिर आप उसे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट के साथ कंपेयर करोगे। अगर आपकी रिटर्न ज्यादा है, उस रिटर्न की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो ज्यादा है कॉस्ट से, तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको कॉस्ट पे, उस पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर रिटर्न की प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा बनती है कॉस्ट से तो पॉजिटिव रहेगा हमारे लिए, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, अदरवाइज इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आइए क्या लिखा है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए, capital expenditure mean purchase of asset which result in outflow of money today in anticipation of benefit which would flow across the life of investment। मतलब पैसा आज खर्च करोगे और इसका जो बेनिफिट है वो आपको थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एसेट आपको मिलता रहेगा। For taking investment decision, we compare the present value of cash outflow and the present value of cash inflow। present value of cash outflow मतलब जो आपकी जेब से गया उसकी present value तो हमें पता ही होती है, क्योंकि आज के टाइम पर ही वो हमारे जेब से पैसा जा रहा होता है, यानी कि 0 पीरियड के ऊपर ही वो खर्चा होता है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता ही होती है। और लेकिन आपकी जो इनफ्लोज है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपको कंप्यूट करनी पड़ेगी और फिर कंपैरिजन करना पड़ेगा। If the present value of cash inflow is greater than present value of cash outflow, decision should be in the favor of investment। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको वो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ओके सर, एग्जांपल देख लेते हैं। मशीन कैन बी परचेज फॉर 50,000। 50,000 की आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट है, एसेट, और इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, आपको 12,000 पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर कंट्रीब्यूट करेगी। 10% आपका रेट है, तो आपको बताना चाहिए कि खरीदना कि नहीं खरीदना। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न देख लेते हैं। आपको 12,000 हर साल मिल रहा है, 1 माइनस 1 प्लस रेट क्या है 10%, कितने सालों के लिए मिलेगा, 5 सालों के लिए मिलेगा, अपॉन 0.10 -5 है यहाँ पर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न ज्यादा आ रही है तो आप इन्वेस्टमेंट कर देना, अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा है तो आपको नुकसान होगा, तो वहां पे आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके सर, अगला केस देखते हैं। ए मशीन विद ए यूजफुल लाइफ ऑफ 7 ईयर कॉस्ट 10,000 while another machine with useful life of 5 year cost 8,000। the first machine saves labor expenses of 1,900 annually and the second one saves labor expenses of 2,200 annually। determine the preferred course of action assuming cost of borrowing 10% compounded per annum। आपको बताना है कि दोनों में से कौन सी मशीन खरीदोगे आप। तो दोनों में देख लेते हैं बेनिफिट किस में ज्यादा है। फर्स्ट मशीन में आपका देखो आउटफ्लो, ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं ध्यान देना। फर्स्ट मशीन की बात करते हैं। फर्स्ट मशीन में आपका आउटफ्लो है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो आपकी जेब से जाएगा 10,000। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो का मतलब आपकी जेब से जाएगा। आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो देखिए, आपकी जेब में आएगा क्या, आपको 1900 का खर्चा बचेगा। देखो पैसे का ना जाना भी आमदन होता है। मशीन लगाने से आपको 1900 की लेबर बचेगी। फर्स्ट मशीन सेव्स लेबर, यानी कि आपको एनुअली लेबर सेव होगा, ये भी आपकी सेविंग है और ये भी एन्युटी है।
ये भी एक तरीके से ये आना है कि आपको पैसा मिल रहा है, आपकी जेब से पैसा नहीं जाएगा तो भी इसका मतलब यही माना जाएगा कि आपको इनफ्लो हुआ है। मतलब सपोज करो मैं अगर वैसे तो 1000 रुपया खर्च करता था, लेकिन किसी वजह से वो 1000 रुपया मेरा खर्च करना बंद हो जाता है एनुअली, तो इसका मतलब मेरे को 1000 रुपए की आमदन मानी जाती है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना, पैसे का ना जाना भी आमदन होती है। ठीक है, तो यहां पर आपका 1900 रुपया सेव हो जाता है। 1900 आपकी एन्यूटी है, हर साल सेव होता है। कितने सालों के लिए? रेट आपका 10% है। ये पहली मशीन आपको 5 साल के लिए सेव करके देगी। पहली मशीन आपको 7, ए मशीन विद यूजफुल लाइफ ऑफ 7 ईयर, 7 साल तक सेव करके देगी। -7 अपॉन 0.10, तो आप देख लीजिए इसका बेनिफिट कितनी अमाउंट आ रही है माइनस करके। ठीक है, इसका बेनिफिट कितना आ रहा है। और सेकंड मशीन, उसकी कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो की देखिए कितना है। सेकंड मशीन आपको पड़ रही है 8000 की, और उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितना आएगा? आपकी जेब में आएगा 2200। 5 साल के लिए आएगा। तो आप देख लीजिए किसमें बेनिफिट ज्यादा है। जिसमें बेनिफिट ज्यादा होगा, जिसमें बेनिफिट ज्यादा होगा आप वो चूज कर लीजिए। अगर पहली मशीन में आपका बेनिफिट ज्यादा है तो आप वो चुनोगे, अगर सेकंड मशीन में आपका बेनिफिट ज्यादा है तो आप उसको चुन लीजिए। इस तरीके से आपका ये वाला एग्जांपल भी मैंने कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड पे। तो देखिए इससे सारे टॉपिक किसी ना किसी तरीके से एन्युटी से रिलेटेड है, तभी यहां पर ये डाले गए हैं। नेक्स्ट, चलिए बॉन्ड क्या होता है। ये टॉपिक ना बेसिकली वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का है, कि बॉन्ड की वैल्यू कैसे करोगे। क्या बॉन्ड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे। बॉन्ड बेसिकली क्या होती है? इन्वेस्टमेंट होती है। जब सरकार को पैसा चाहिए होता है, जैसे प्राइवेट कंपनी को जब पैसा चाहिए होता है तो वो डिबेंचर इशू करके पैसा लेती है। सिमिलरली जब सरकार को पैसा चाहिए होता है तो वो बॉन्ड इशू करती है, और बॉन्ड इशू करके वो आपको आपसे पैसा लेती है, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो बॉन्ड बेसिकली डिबेंचर्स होते हैं जो सरकार द्वारा इशू किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आजकल प्राइवेट कंपनी बॉन्ड इशू नहीं कर सकती, प्राइवेट कंपनी भी बॉन्ड इशू कर सकती है, उनको भी ये राइट मिल चुका है। लेकिन ज्यादातर केसेस में जो बॉन्ड इशू होते हैं वो गवर्नमेंट द्वारा ही इशू किए जाते हैं। क्लियर? बॉन्ड और डिबेंचर में थोड़ा सा फर्क होता है। पहला मेजर फर्क तो ये होता है कि बॉन्ड जनरली गवर्नमेंट द्वारा इशू किए जाते हैं, और जो डिबेंचर्स हैं वो जनरली प्राइवेट कंपनीज या पब्लिक कंपनीज द्वारा इशू किए जाते हैं। पब्लिक कंपनी बेसिकली जो ऐसी कंपनी जो पब्लिक इशू करती हैं उनके द्वारा इशू किए जाते हैं। दोनों के केस में डिबेंचर में क्या होता है कि इंटरेस्ट दिया जाता है, बॉन्ड में जनरली इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, वो डिस्काउंट पर इशू होते हैं। आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी, डिस्काउंट पर इशू होते हैं। तो आई थिंक जब आप डिबेंचर का चैप्टर पढ़ोगे, अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने बॉन्ड और डिबेंचर में डिफरेंस समझा होगा कि जो डिबेंचर है उन पे ब्याज मिलता है, आपको मालूम है, लेकिन बॉन्ड पे जनरली ब्याज नहीं मिलता, उसको डिस्काउंट पर इशू कर दिया जाता है। डिस्काउंट पर इशू करने का मतलब होता है कि आज वो बॉन्ड जो होते हैं बेसिकली वो सस्ते करके दे दिए जाते हैं, और मेच्योरिटी के ऊपर आपको पूरी पैसे मिल जाते हैं। मतलब समझो अगर 10 साल का बॉन्ड है और उसकी अगर मेच्योरिटी वैल्यू 10,000 है तो आपको वो 6-7 हजार में इशू हो जाएगा। उस केस में आप जो जो उसको आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट कंप्यूट होके आपकी मेच्योरिटी वैल्यू में ऐड हो जाएगा। मतलब आपको 10,000 रुपया मिल जाएगा। इट्स लाइक एफडी। आपने क्या किया, आपने आज पैसा इन्वेस्ट कर दिया और फ्यूचर में 10 साल बाद आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिल जाएगी, आपको रेगुलर ब्याज उसमें नहीं मिलता जनरली। इसे डीप डिस्काउंट बॉन्ड बोलते हैं, यानी कि जो बॉन्ड है वो डिस्काउंट पर इशू होते हैं, सस्ते इशू हो जाते हैं, उसमें ब्याज नहीं दिया जाता। ठीक है, तो आइए देखते हैं बॉन्ड के बारे में क्या टॉपिक है। बॉन्ड इज ए डेट सिक्योरिटी इन विच
इश्यूअर ओन्स द होल्डर ए डेट एंड ओब्लाइज टू रीपे द प्रिंसिपल एंड ब्याज। बाद में वो आपको प्रिंसिपल मतलब बंदा आपसे ले लेता है 10,000 रुपया और बोलता है कि मैं आपको 5 साल बाद 15,000 रुपया दूंगा, तो उसमें ब्याज भी जुड़ा होता है और प्रिंसिपल भी होता है, ठीक है। बॉन्ड आर जनरली इशूड फॉर फिक्स्ड term longer than 1 year and concept of based on present value or concept is based on present value of future cash inflow। यहाँ पर देखिए investor intend purchasing 3 year, investor intends purchasing a 3 year 1000 par value bond having nominal rate of 10%। what price the bond must be purchased now if it mature at par and the investor require rate of return 14%। देखिए क्या होता है यहां पर, वो कहता है कि आपको मेच्योरिटी वैल्यू बता दी है, मेच्योरिटी वैल्यू आपको मिलेगी 1,000 रुपया मिलेगा, ठीक है, और रेट आपको मिलेगा 10%, सॉरी रेट आपको मिलेगा, आपको ब्याज मिलेगा। इन्वेस्टर इंटेंड परचेजिंग ए 3 year 1000 पार वैल्यू बॉन्ड हैविंग नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट उस पे 10% इंटरेस्ट रेट नॉमिनल है। एट व्हाट प्राइस द बॉन्ड में बी परचेज, मतलब अगर वो ब्याज देगा तो आपको 100 रुपया देगा, फेस वैल्यू के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो 100 रुपया मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब अगर आप बॉन्ड खरीद लेते हो और अगर वो इंटरेस्ट भी पे करेगा तो आपको 100 रुपया पे करेगा, लेकिन एट व्हाट प्राइस द बॉन्ड में बी परचेज नाउ इफ इट मेच्योर एट पार एंड इन्वेस्टर रिक्वायर ए रिटर्न ऑफ 14%। अगर इन्वेस्टर को 14% की रिटर्न चाहिए तो वो आपसे पूछ रहा है कि वो बॉन्ड जो है वो कितने का मिलेगा। यहां पर मैं मान के चल रहा हूं बॉन्ड डिवेंचर की तरह ट्रीट होता है। वैसे मैंने आपको बता दिया बॉन्ड डिवेंचर नहीं होता, बॉन्ड में डिस्काउंट पर इश्यू होता है, वहां पे आपको रेगुलर ब्याज नहीं मिलता, वो डिस्काउंट पर इश्यू हो जाते हैं और मेच्योरिटी के ऊपर आपको पैसे मिल जाते हैं। बट यहाँ पर उसको वो डिवेंचर की तरह ट्रीट करते हैं। तो आपको मिलेगा क्या, रेट मेच्योरिटी वैल्यू रेट है, रेट आपको 10% मिलेगा इंटरेस्ट रेट, ठीक है, और आपका जो इंटरेस्ट आएगा वो 100 आएगा, और एक मिनट, आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट आएगी हर साल 100 आएगी, और आपका जो टाइम रहेगा वो 3 ईयर का बॉन्ड है, और आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए, जो आपको चाहिए वो 14% चाहिए। वैल्यू ऑफ बॉन्ड पूछ रहा है कि कितनी होनी चाहिए। देखिए किसी भी चीज में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक चीज हमेशा याद रखिए, किसी भी चीज की वैल्यू उससे मिलने वाली अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू होती है। किसी भी चीज की जहां पर भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, किसी भी चीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसकी आज की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो हमेशा याद रखिए तो उसकी आज की वैल्यू होती है, जितना पैसा आपको फ्यूचर में मिलेगा उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू है वो उसकी कीमत होनी चाहिए। किसी भी चीज की बात कर रहा हूं, किसी भी एसेट में बात कर लो, किसी बॉन्ड में बात कर लो, किसी डिवेंचर की बात कर लो, ये बहुत ही मुद्दे की बात बता रहा हूं कि कोई भी चीज में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो उससे मिलने वाला जो भी आपको मिलेगा फ्यूचर में उसकी आज की वैल्यू आपके रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से, तो आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो ना, कीमत उसकी जो आप कह सकते हो फेयर वैल्यू क्या होती है कि मेरे हिसाब से उस चीज की फेयर वैल्यू क्या होगी, मेरे हिसाब से उस चीज की फेयर वैल्यू वो होगी जो मुझे मिलेगा और उसकी आज की वैल्यू मैं निकाल के रखूंगा, वही मेरी फेयर वैल्यू होगी। और वो जो मैं फेयर वैल्यू निकालूंगा वो मैं अपने रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से निकालूंगा, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से निकालूंगा। तो आइए, फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितनी होनी चाहिए, 100 रुपया मिलेगा पहले साल, दूसरे साल 100 रुपया मिलेगा और तीसरे साल 1100 मिलेगा। क्यों, 1000 रुपए का बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा और 100 रुपए का आपको ब्याज मिलेगा। इसमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 14% ब्याज एक पीरियड का जुड़ा होगा, ये 2 साल बाद मिल रहा है, इसमें 14% ब्याज 2 पीरियड का, मेरी एक्सपेक्टेशन 14% है इसलिए मैं 14% से डिस्काउंट करूंगा, ठीक है, और तीसरे ईयर में 14%, तो इसको प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूंगा, यही मेरी फेयर वैल्यू होगी, मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाऊंगा। जो फेयर वैल्यू देखो, एक होता है मार्केट प्राइस जो मार्केट के हिसाब से डिमांड सप्लाई पर आता है, एक होती है फेयर वैल्यू यानी कि इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। इन्वेस्टर को पता है कि उसको 1 साल बाद 100 रुपया मिलेगा। 100 कैसे आया, अब देखिए 100 ऐसे आया कि 1000 रुपए का बॉन्ड है, 10% वो रेट पे करेंगे तो 100 रुपए का ब्याज मिलेगा आपको, डिवेंचर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अगले साल फिर 100 रुपया मिलेगा और तीसरे साल फिर 100 रुपया मिलेगा, प्लस 1000 रुपए की मेच्योरिटी वैल्यू भी मिल जाएगी, तो ये अमाउंट उसको मिलेगी 3 सालों में। और वो इस
इन्वेस्टमेंट तभी करेगा जब उसको इस पे 14% की रिटर्न आएगी, तो वो इसे 14% से क्या करेगा, डिस्काउंट कर लेगा। ठीक है, पहले पीरियड में 14% का ब्याज मान लेगा, मैंने आपको बोला था कि फ्यूचर के पीरियड में हर एक में 14% जुड़ा होता है, तो 14% डिस्काउंट कर लेगा एक साल का, दूसरे पीरियड में 2 साल का 14% का ब्याज डिस्काउंट कर लेगा, और तीसरे पीरियड में वो 3 साल का 14% का डिस्काउंट करके आज की वैल्यू निकाल लेगा। तो उसके मुताबिक वो इन्वेस्ट तभी करेगा अगर बॉन्ड की वैल्यू कितनी बनेगी, इसको सॉल्व करोगे तो 907.125 बन जाएगी। यहां पर एन्यूटी का केस एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये एन्यूटी नहीं है, ये सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट है। मैंने आपको पहले भी बोला था एन्यूटी क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर देखो ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, यहाँ 1100 हो गया। दिस इज नॉट द केस ऑफ एन्यूटी। बॉन्ड के केस में एन्यूटी का कंसेप्ट नहीं बनता। ठीक है, लेकिन आप किसी भी चीज की फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू तो कंप्यूट कर ही सकते हो। मैंने आपको पहले भी बोला था कि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का स्कोप बहुत बड़ा है। एन्यूटी के केस में उसको हम अप्लाई कर रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कहीं पर भी एन्यूटी और नॉन एन्यूटी के केस में दोनों में लग जाती है, लेकिन यहां पर सिर्फ एन्यूटी के टॉपिक्स है, इसलिए हम लोगों ने एन्यूटी के साथ ही प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को कंप्यूट किया। बट बॉन्ड के केस में एन्यूटी एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि बॉन्ड दो तरीके के ही मान लीजिए, या तो वो डिस्काउंट पर इशू होंगे या डिवेंचर की तरह इशू होंगे, जिसमें वो ब्याज देंगे और बाद में मेच्योरिटी वैल्यू के ऊपर पैसा देंगे। दोनों केसेस में अगर आपने उसकी कीमत निकालनी है तो आपको उसकी जो फ्यूचर में मिलेगा, कुछ भी मिले, चाहे वो रिटर्न मिले, चाहे वो अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया वो वापस मिले, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वही आपकी क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड मानी जाएगी, फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड मानी जाएगी। तो इस तरीके से बॉन्ड का टॉपिक भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो ये एन्यूटी का टॉपिक पूरी तरीके से खत्म है। अब हमारा इसमें एक छोटा सा टॉपिक परपेचुटी बच गया है। आइए परपेचुटी की बात करते हैं। परपेचुटी और एन्यूटी में जो डिफरेंस था वो मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूं। परपेचुटी पीरियोडिक रिसिप्ट्स और पेमेंट है, फिक्स अमाउंट है, फॉर इंफिनिटी पीरियड है। यानी कि यहां पर क्या तीन चीजें हैं, रिसिप्ट्स हैं, पीरियोडिक रिसिप्ट और पेमेंट। ये रिसिप्ट भी हो सकता है और पेमेंट भी हो सकता है। मार्कर में प्रॉब्लम आ रही है, क्या हो रहा है, रिसिप्ट और पेमेंट प्लस फिक्स अमाउंट फिक्स होगी एन्युटी की तरह, प्लस इंफिनिटी पीरियड। यहां पर एन्युटी में फिक्स ड्यूरेशन के लिए होता था या इंफिनिटी के लिए, ठीक है जी। ये आपकी परपेचुटी है। इसमें भी दो कंसेप्ट आते हैं, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू कैन नॉट बी कंप्यूटेड। आप यहां पर फ्यूचर वैल्यू कंप्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू एंड की वैल्यू होती है और एंड हमें पता नहीं होता, इंफिनिटी तक है ना, और फ्यूचर वैल्यू एंड की वैल्यू होती है, एंड तक। एन्युटीज की एंड की वैल्यू कितनी बनेगी, अमाउंट की एंड की वैल्यू कितनी बनेगी, फ्यूचर की वैल्यू कितनी होगी, और फ्यूचर यहाँ पे अनसर्टन है क्योंकि इन्फिनिटी पीरियड है, तो यहाँ पर हम फ्यूचर वैल्यू नहीं निकाल सकते, यहाँ हम प्रेजेंट वैल्यू ही निकाल सकते हैं, और ये हमेशा रेगुलर होती हैं, ठीक है जी। प्रेजेंट वैल्यू कैन बी कंप्यूटेड। ठीक है, ये रेगुलर ही होगा हमेशा, क्योंकि अमाउंट ज्यादातर केसेस में आपने देख लिया होगा कि रेगुलर ही होता है, आपका इमीडिएट वाला कंसेप्ट यहां पर नहीं है, तो मैं इन चीजों में रेगुलर ही लेके चलूंगा। तो आइए हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी कंप्यूट करते हैं। एन्युटी की वैल्यू है, अमाउंट ए है, रेगुलर होगी हमेशा, रेट आपका है, मान लीजिए रेट आपका 10% है, मान लीजिए रेट आपका 10% है, और टाइम आपका इंफिनिटी है, आपको अमाउंट मिलेगी इंफिनिटी पीरियड तक। सर ये कब होता है, आप परपेचुअल डिबेंचर के बारे में आपने सुना होगा। परपेचुअल डिबेंचर वो डिबेंचर्स होते हैं जब हम किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद लेते हैं, तो वहां पर वो आपको
इंटरेस्ट देते रहते हैं जब तक कंपनी चलती है, आपको वो रिडम्पशन नहीं करेंगे डिबेंचर की, कभी पैसा वापस नहीं करेंगे, तो वहां पर भी आपकी परपेचुइटी का कंसेप्ट लग जाता है। आप शेयर के केस में भी परपेचुइटी का कंसेप्ट लग जाता है, बट शेयर के केस में प्रॉब्लम है कि डिविडेंड की अमाउंट चेंज होती रहती है, क्योंकि आप कंपनी को पैसा देके शेयर खरीदते हो, वो पैसा आपको कभी वापस नहीं मिलता, इन्फिनिटी पीरियड के लिए वो पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। लेकिन डिबेंचर के केस में तो आप पर्टिकुलरली लगा लीजिए, अगर परपेचुअल डिबेंचर्स हैं या परपेचुअल नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उसमें क्या होता है, आपने पैसा लगा दिया, उनको दे दिया, अब आपको क्या मिलेगा, आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड रेगुलर मिलता रहेगा। अगर प्रेफरेंस शेयर्स हैं उसमें रेगुलर डिविडेंड मिलता रहेगा, इन्फिनिटी तक मिलेगा, क्योंकि वो आपको रिडम्पशन नहीं करेंगे कभी। और डिबेंचर के केस में भी परपेचुअल डिबेंचर्स हैं, वो आपको ब्याज देते रहेंगे जब तक कंपनी की एग्जिस्टेंस है, लेकिन वो पैसा कभी वापस नहीं करेंगे। अब ब्याज की अमाउंट भी सेम होती है, पीरियोडिक मिलता है और इंफिनिटी पीरियड के लिए मिल रहा है, तो वो परपेचुइटी बन गई। सिमिलरली अगर नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो डिविडेंड की अमाउंट भी, अगर वो रेगुलर मिलता है, डिविडेंड की अमाउंट भी सेम होती है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर रेगुलर मिल रहा है और इंफिनिटी पीरियड के लिए मिल रहा है, क्योंकि वो भी नॉन रिडीमेबल है, जब तक कंपनी जिंदा है तब तक वो आपको डिविडेंड देगी, तो वहां पर वो परपेचुइटी का कंसेप्ट लग जाता है। परपेचुइटी की हम फ्यूचर वैल्यू नहीं निकाल पाते, क्योंकि फ्यूचर के लिए हमें एंड का समय चाहिए होता है, हमें वो पता नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू जरूर कंप्यूट कर सकते हैं, और परपेचुइटी जनरली रेगुलर ही होती है, क्योंकि पीरियड की एंड से ही वो स्टार्ट होती है। मिलना आपको, या पेमेंट करते हो, बेसिकली यहाँ पे पैसा मिलने की बात होती है, पेमेंट करने की बात नहीं होती है, आपके लिए वो पैसा मिलेगा, ठीक है। पेमेंट भी हो सकती है, डेफिनेशन के मुताबिक पेमेंट भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको जो एग्जांपल दूंगा वो मिलने वाला हो, आपने इन्वेस्ट किया होगा, आपको पीरियोडिक एंड पे, हर साल के एंड पे एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलती जाएगी। कब तक मिलेगी, इन्फिनिटी तक मिलेगी, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे कंप्यूट करनी है। आइए लॉजिक, पहले लॉजिक की बात करते हैं, ठीक है। लॉजिक ये कहता है कि ये एन्यूटी है, ये आपको अमाउंट मिलती रहेगी, हर साल मिलती रहेगी, कब तक मिलती रहेगी, ये पहले पीरियड के एंड पर, ये दूसरे पीरियड के एंड पर, ये तीसरे, ये चौथे, और ये चला गया इन्फिनिटी पीरियड के एंड तक, ठीक है। ये आपको मिलती रहेगी। इसकी आज की वैल्यू कंप्यूट करने के लिए इसकी डिस्काउंटिंग करेंगे, ऑफ कोर्स डिस्काउंटिंग करेंगे तभी आज की वैल्यू आएगी। रेट क्या है, 10%, एक पीरियड की डिस्काउंटिंग, दूसरे पीरियड की डिस्काउंटिंग, तीसरे पीरियड की डिस्काउंटिंग, चौथे पीरियड की डिस्काउंटिंग, और ये इंफिनिटी पीरियड की डिस्काउंटिंग, और ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। आपको मालूम है ए कांस्टेंट है, तो ए कॉमन निकल जाएगा। जब ए कॉमन निकल जाएगा तो अंदर आ जाएगा 1/1.5 10, 1 प्लस का साइन लगाओ चाहे ना लगाओ कोई बात नहीं, क्योंकि प्लस हो जाता है वो। यहां पर भी प्लस 1 प्लस 0.10 की पावर 2 प्लस 1/1 प्लस 0.10 की पावर 3 प्लस 1/1 प्लस 0.10 की पावर 4, करते 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 1/1 प्लस 0.10 की पावर इंफिनिटी, ठीक है। और जिनको जीपी सीरीज आती है वो जानेंगे कि दिस इज जीपी सीरीज, और यहां पर सम ऑफ जीपी सीरीज सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स इन जीपी सीरीज, इन जीपी सीरीज। पहले हम बात करते थे सम ऑफ एन टर्म्स की, जब हम एन्यूटीज की प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू की बात करते थे, वहां पे हम बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म्स की, क्योंकि वहां पर टाइम फिक्स्ड होता था। यहां पर हम बोलते हैं सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स। तो जीपी सीरीज में इन्फिनिटी टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है जी। जिन्होंने जीपी सीरीज पढ़ी होगी उनको ये बात क्लियर होगी कि जीपी सीरीज में इन्फिनिटी टर्म्स का सम जो होता है वो इन्फिनिटी टर्म्स की बात कर रहा हूं, एन टर्म्स की बात नहीं कर रहा। एन टर्म्स हम लोग ऑलरेडी एन्यूटीज में यूज कर चुके हैं, यहां पर इन्फिनिटी टर्म्स है, तो इन्फिनिटी टर्म्स का जो सम का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर होता है। यहां पर ए होता है फर्स्ट टर्म होती है, तो यहां पर ए क्या है 1/1 प्लस 0.10, इसकी जगह ना आर कर देता हूं मैं, ये आर है, ठीक है। ए आपका 1 प्लस आर है, और आर का मतलब
कॉमन मल्टीपल है वो भी इतना ही है, 1/1 प्लस आर। क्लियर? तो जब आप फॉर्मूले में अप्लाई करोगे तो ये बनेगा इस तरीके से, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ए है आपकी 1/r, 1 प्लस आर, और नीचे है 1 माइनस 1/1 प्लस आर। ए 1/1 प्लस आर अपॉन 1 प्लस आर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर। ये इससे कट जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएंगे और बचेगा a अपॉन आर। तो जो फॉर्मूला बना वो बना एन्युटी अपॉन रेट। जो अमाउंट है बेसिकली अमाउंट ऑफ परपेचुटी डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपका फॉर्मूला बन गया। जो भी आपकी परपेचुटी का अमाउंट मिलेगी उसको आप रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी आ जाएगी। आपके पास क्या आ जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी आ जाएगी। इस तरीके से आप प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट कर सकते हो, बहुत इजी फॉर्मूला है। ठीक है, मैंने आपको बोला कि ये इरिडीमेबल डिबेंचर और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के केस में इसकी एप्लीकेशन आ जाती है, वो परपेचुटी के केस में बन जाते हैं उनकी वैल्यू निकालने के लिए। फ्यूचर वैल्यू मैंने आपको बोला आप उसकी निकाल ही नहीं सकते, आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी के साथ मैंने आपको एन्युटी का टॉपिक भी डिस्कस कर दिया, उसके फॉर्मूलों की डेरिवेशन भी, उसकी एप्लीकेशन भी मैंने आपको बता दी, और एंड में मैंने परपेचुटी का टॉपिक भी आपके साथ डिस्कस कर लिया, उसका फॉर्मूला भी ड्राइव करवा दिया प्रेजेंट वैल्यू का, और मैंने उसकी एप्लीकेशन भी आपको समझा दी कि कहाँ कहाँ परपेचुटी अप्लाई होता है। बहुत ही ईजी फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ परपेचुटी जो आपको मिलेगा डिवाइड बाय रेट। फॉर्मूला भी समझाया, लॉजिक भी समझाया और डेरिवेशन भी समझा दी है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं दोबारा एक बात और आपके साथ क्लियर करना चाहता हूं, वो ये कि ये मत कभी समझना कि जो परपेचुटी है, सॉरी, जो प्रेजेंट वैल्यू और जो फ्यूचर वैल्यू है वो सिर्फ एन्युटी या परपेचुटी के केस में अप्लाई होती है। फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू किसी भी कंसेप्ट की निकल सकती है, चाहे वो एन्युटी हो, चाहे परपेचुटी हो, चाहे कोई और वैल्यूज हो, किसी की भी निकाल सकते हो, चाहे सिंगल वैल्यू हो, चाहे एन्युटी के रूप में हो, चाहे परपेचुटी के रूप में हो, आप निकाल सकते हो। लेकिन हमारा टॉपिक सिर्फ सीमित था एन्युटी और परपेचुटी तक, इसलिए मैंने यहीं पर एन्युटी और परपेचुटी के केस में ही प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू आपको कंप्यूट करके बताई है। क्लियर? कहीं और पर जरूरत पर भी आपको प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू आपको कंप्यूट करनी पड़ेगी तो लॉजिक वाला फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला नहीं बनेगा वहां पर, लॉजिक लगेगा, लॉजिक लगाइए और आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का, सिर्फ एन्युटी तक वो सीमित नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बात बार क्लियर कर रहा हूं। कल को आप ले जाओ कि सर ने तो बोला था कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू सिर्फ एन्युटी के केस में निकलती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप लॉजिक अगर आपको समझ में आया होगा तो आप किसी भी चीज की फ्यूचर वैल्यू और किसी भी चीज की प्रेजेंट वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हो। इसी के साथ हमारा ये वैसे तो टॉपिक खत्म हो गया, तो मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं। ये वाला परपेचुटी का टॉपिक भी हमने लोगों ने कर लिया है, यहां पर था ये रहा। ठीक है, वो मैंने करवा दिया। इज स्पेशल काइंड ऑफ एन्युटी, इट इज वन वेयर रिसिप्ट और पेमेंट टेक प्लेस फॉर एवर। Since the payment is forever, we cannot compute the future value of perpetuity. However, we can compute the present value of perpetuity. We will discuss later about the future value and present value of annuity. Okay sir, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसकी एप्लीकेशन मैंने बता दी, इरिडीमेबल डिबेंचर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में या इरिडीमेबल बॉन्ड में जिसमें आपको पैसा कभी वापस नहीं मिलेगा, सिर्फ इंटरेस्ट या इनकम मिलती रहेगी, वहां पर इसकी एप्लीकेशन है। तो अब आपका होमवर्क देखो, ये वाला टॉपिक हम ऑलरेडी सिंपल इंटरेस्ट में आपने कर लिया है, सिंपल इंटरेस्ट आपका हो चुका है, क्वेश्चंस भी आपके डिस्कस हो चुके होंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक भी आपका कवर हो चुका है, तो क्वेश्चन भी डिस्कस हो चुके होंगे। सिमिलरली आपका मिसलेनियस टॉपिक भी कवर हो चुका है, ये वाला टॉपिक पेंडिंग है एन्युटीज। अब आपका ये होमवर्क है, ये वाला, ये आपका होमवर्क है। इसके देखिए प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है, फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है,
और ये देखिए सिंकिंग फंड के क्वेश्चंस हैं, लीजिंग के क्वेश्चंस हैं और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, आपने 10 के 10 करने हैं और मुझे बताना है कि आपका किस क्वेश्चन में डाउट है। जिस क्वेश्चन में डाउट होगी मैं आपके साथ वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद है नेक्स्ट क्लास तक मुझे बता दोगे ताकि मैं आपकी नेक्स्ट क्लास लगा दूं। आपको 10 में से जो क्वेश्चंस आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रेजेंट वैल्यू का, कौन सा फ्यूचर वैल्यू का। अगर प्रेजेंट वैल्यू का है तो रेगुलर है या इमीडिएट है, अगर फ्यूचर वैल्यू का रेगुलर है या एन्यूटी या इमीडिएट का है, और या फिर वो परपेचुटी का केस है, तो आपको ये डिसाइड करके ही कंसेप्ट लगाना होगा। 10 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगर आपको डाउट होंगे, अदरवाइज मेरी तरफ से एवरीथिंग इज फिनिश्ड। थैंक यू सो मच।